देश का अपना चैनल। हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट और पुराने सिविलाइजेशन को जानने में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आर्कियोलॉजी आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। कल्चर और सिविलाइजेशन को साइंसी तरीके से जांचने परखने को ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, इस फील्ड में रिसर्च करना और बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही साथ इस फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आदाब दोस्तों, मैं हूं सुंबुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको आर्कियोलॉजी की फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि इस फील्ड में किस तरह से तालीम ली जाती है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आर्कियोलॉजी की फील्ड आखिर है क्या। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी तारीखी विरासत के लिए एक मुनफरिद पहचान रखता है। इसी तारीखी विरासत को जानने में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आर्कियोलॉजी का मैदान आपके करियर को एक नई सिमत अता कर सकता है। आर्कियोलॉजी एक ऐसा तहकीकी मैदान है जिसमें सिविलाइजेशन के बारे में साइंसी नजरिया पेश किया जाता है। हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट और पुरानी सिविलाइजेशन को जानने में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए आज हमारे मुल्क के कई इदारे इस फील्ड में मेयारी तालीम दे रहे हैं। आर्कियोलॉजी एक ऐसा तहकीकी मैदान है जिसमें नई चीजों को जानने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही सैलरी भी अच्छी मिलती है। आर्कियोलॉजी एक दिलचस्प सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन इस फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए चैलेंजेस भी कम नहीं होते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों में पैशन, लॉजिकल थिंकिंग और काम करने के तईन पूरी लगन का होना बहुत जरूरी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इस फील्ड में मेयारी तालीम के जरिए मुल्क की अहम विरासत को तो सामने ला ही रहा है, साथ ही नौजवानों के मुस्तकबिल को भी नई बुलंदी अता कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि आर्कियोलॉजी की फील्ड आखिर है क्या। चलिए इस फील्ड को और ज्यादा बारीकी से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजी की फील्ड में करियर के क्या इम्कानात हैं। इस सब्जेक्ट पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ASI के जॉइंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SK मंजुल। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। सर, आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आ जाती हैं तारीख़ी इमारतें, ऐतिहासिक धरोहर, और हमारा जो मुल्क है वो ही ऐतिहासिक स्मारकों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ऐसे में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या है, उसको और बारीकी से अगर हम समझना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगे, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो किस तरह का काम करते हैं। ये बहुत अहम प्रश्न है जी। क्योंकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्कियोलॉजी है क्या ये इतिहास है, क्या ये इतिहास और इतिहास से रिलेटेड पुरातत्व है। तो आर्कियोलॉजी बेसिकली बहुत सारे विषयों का एक सम्मिश्रण है, और जो इतिहास और पुरातत्व के माध्यम से इतिहास की खोज करता है, उसकी रचना करता है, उसके लिए एक धरातल देता है जिससे इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अपने संस्कृति के बारे में लिखते हैं, सभ्यता के बारे में लिखते हैं, और वही पुरातत्व है।
जैसा कि मैंने कहा कि पुरातत्व कई विषयों का सम्मिश्रण है, तो पुरातत्व में जो इतिहास है वो तो समाहित है, उसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी है, पैलियोबॉटनी है, जूलॉजी है, यानी जो भी विषय ह्यूमन पास्ट को बताता है वो सब आर्कियोलॉजी में समाहित है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो है नई खोजें करना कि सभ्यता अपने गर्त में कहाँ है, या जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और उन अवशेषों का जो स्तरीकरण है, यानी सबसे पहले जो मानव है किस तरह से डेवलप हो रहा है, कैसे रहन सहन उसका क्या है, और उसका सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, और हर समयबद्ध सीमा में किस तरह से संस्कृति पल्लवित हुई, पुष्पित हुई, उसको समझना। उसका एक पार्ट है मॉन्यूमेंट्स, जिसकी बात आप कह रहे थे, जो हमारी विरासत है, जो मॉन्यूमेंट्स है वो एक पार्ट है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो गर्त में ज़मीन के अंदर दफन है वो उसको उत्खनित करके और एक्सप्लोरेशन करके हम उसको प्रकाश में लाते हैं, जिसका इतिहास, लिखित इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम उसको एक्सकवेशन करके और जब हम बाहर लाते हैं तब उनको अनेक माध्यमों से, जैसे साइंस, अलग अलग साइंस के मदद से उसकी डेटिंग की जाती है, उसके और अनेक पहलुओं को अध्ययन करके फिर उसके इतिहास को समझा जाता है, उस संस्कृति को समझा जाता है। सर, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो भी इतिहास को पढ़ते हैं, वो भी इतिहास की चीज़ों को सामने लाते हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को अगर हम में एक डिफरेंस क्रिएट करें तो क्या, किस तरह से दोनों अलग हैं? इतिहासकार जो हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो लिखित इतिहास तक ही सीमित हैं, क्योंकि जो हिस्टोरियन हैं वो लिखित इतिहास को लिखते हैं, क्योंकि जो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे बाबरनामा है या रामायण है या महाभारत है, जो कुछ लिखा गया है उस लिखित इतिहास की व्याख्या और उसको समग्रता से प्रस्तुत करता है इतिहासकार। लेकिन अलिखित इतिहास, जिसको हम चाल्कोलिथिक कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक है, जहाँ लिखना पढ़ना नहीं था, जहाँ लिखित इतिहास नहीं है, उसका अध्ययन भी आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट का दायरा है, फलक है, वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार है। इतिहासकार का एक संकुचित दायरा है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का दायरा इतिहास और पुरातत्व दोनों का समग्र और समाहित करता हुआ जो अध्ययन है वो पुरातत्ववेत्ता करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि दायरा बहुत बड़ा है, तो जाहिर है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जॉब के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। किस तरह का काम करते हैं जब तालीम हासिल करते हैं इस फील्ड में, तो किस तरह के जॉब ऑप्शंस होते हैं नौजवानों के लिए? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो आर्कियोलॉजी के लिए जॉब्स हैं या उस आर्कियोलॉजी विषय से संबंधित जो जॉब हैं वो हैं तो काफ़ी बड़े, काफ़ी विस्तृत दायरा में हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट से लेके और डायरेक्टर जनरल तक का जो पोस्ट है वो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बना है। वैसे ही चूँकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो म्यूजियोलॉजी की भी पढ़ाई करता है, म्यूज़ियम की भी पढ़ाई करता है, आर्टिफैक्ट की भी पढ़ाई करता है, कंजर्वेशन की भी पढ़ाई करता है, प्रिजर्वेशन की भी पढ़ाई करता है। तो अनेक फील्ड में आर्कियोलॉजिस्ट का जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे भारत में इतने सारे म्यूज़ियम हैं, चाहे साइट म्यूज़ियम हो, नेशनल म्यूज़ियम हो, स्टेट म्यूज़ियम्स हों, उन म्यूज़ियम्स में भी आर्कियोलॉजिस्ट का जॉब लगता है। आज आप देखेंगे जैसे बिहार म्यूज़ियम है, उसमें सब यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी और उसके प्रोडक्ट्स हैं। वैसे ही यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर का पोस्ट है उसमें भी आर्कियोलॉजी के लोग और पास करने के बाद जाते हैं। वैसे ही आजकल बहुत सारे ऐसे मीडिया के फील्ड हैं जिसमें आर्कियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहे हैं, और एक नया ट्रेंड
चाहे वो आप डिस्कवरी चैनल देखें या अन्य चैनल देखें, तो एक नया ट्रेंड है और उसमें भी आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जी, जैसा ही आपने बताया कि हर जगह आज मीडिया में भी अब आर्कियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरह की तालीम दी जाती है। डिफरेंट फील्ड की बात करें या तालीम की ही बात करें तो किस तरह से शुरुआत होती है? ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्सेज़ हैं या पीजी कोर्सेज़ हैं, क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कि भारत में आर्कियोलॉजी का फील्ड इतना इनिशियल स्टेज से नहीं है। नॉर्मली जब ग्रेजुएशन में स्टूडेंट आते हैं तो उसमें अन्य हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित अनेक विषय जो है वो उसको चूज़ करते हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास भी एक विषय होता है या मध्यकालीन इतिहास एक विषय होता है। उन विषयों को चूज़ करते हैं और उसके बाद जब वो हायर एमए लेवल पे आते हैं, मास्टर डिग्री में आते हैं, तब एक अलग विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति करके ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मुख्यतः आप देखेंगे तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, कोलकाता है, शांति निकेतन है, डेक्कन कॉलेज है और इस तरह के राजस्थान में है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो एमए लेवल पे इतिहास एवं पुरातत्व को की स्पेशलाइजेशन पढ़ाई होती है वहाँ, और वहाँ से निकलने के बाद अभी ये इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में एमए करने के बाद स्टूडेंट, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी से हो या अलग अलग प्राचीन लैंग्वेजेस से हैं या जियोलॉजी फील्ड से हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन इतिहास से जो लोग पढ़ाई करके आते हैं, एमए करके आते हैं, वो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन देने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में उनका एडमिशन होता है और 2 साल का स्पेशलाइज्ड कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी प्रोवाइड करती है। ये एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक रिसर्च विंग है, एकेडमिक विंग है, जहां हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो ये एक जो आज के डेट में पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, वो एशिया का अपने आप में एक अनोखा इंस्टीट्यूट है जिसमें रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है एमए करने के बाद, और इसमें अनेक विषय समाहित हैं जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइंसेज हैं, पैलियोबॉटनी है, फील्ड आर्कियोलॉजी की ट्रेनिंग है जहां हम एक्सकवेशन सिखाते हैं, एक्सप्लोरेशन सिखाते हैं, प्री हिस्ट्री सिखाते हैं। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी की भी क्लासेस होती हैं, म्यूजियोलॉजी की क्लास होती है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की अपने हेरिटेज कैसे हम संजो के रखें, उसकी देखभाल कैसे करें, उसकी भी क्लासेस होती है। ड्राइंग सिखाए जाते हैं, इसमें सर्वेइंग सिखाया जाता है। तो ऐसे अनेक विषयों का समायोजन है। तो इसलिए ये एक यूनिक इंस्टीट्यूट है एशिया का जहां हम इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इस इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद आप देखेंगे तो अनेक यूनिवर्सिटीज़ में या म्यूज़ियम में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स जाते हैं। उसके अलावा प्राइवेट रिसर्च कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिसर्च और फेलोशिप्स लेके स्टूडेंट्स जा रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, यकीनन ये जो आपका इंस्टीट्यूट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, यहाँ पर काफ़ी कुछ अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन शायद हमारे मुल्क में उतने इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं आर्कियोलॉजी के, जैसे कि अभी आपने भी बताया कुछ स्टेट्स में है, लेकिन वो उस तरह की फैसिलिटीज़ या उस तरह की कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये जो एक गैप है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? क्या कुछ और किया जा सकता है ताकि तालीम ज़्यादा से तालीम के मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के लिए फ़राहम किए जा सके? भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में बहुत काम कर रही है, और जैसे नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, IGNCA है, ऐसे इंस्टीट्यूट के को एक साथ समग्र प्लानिंग करके भारत सरकार काम कर रही है इस दिशा में।
तो आने वाले समय में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा कोर्स डेवलप होंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा क्रिएट होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग फील्ड में, क्योंकि जब तक जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर नहीं होगी तब तक इस तरह की ट्रेनिंग, क्योंकि ये हायर ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, इसमें स्टूडेंट को एक लंबा समय लगता है। एमए करना है, एमए करने के बाद फिर कोर्सेज करना, स्पेशलाइज्ड कोर्स, उसके बाद जॉब तलाश करना, तो एक बहुत पैशन का काम है, एक बहुत पेशेंस का काम है। तो निश्चित रूप से इसको नए सिरे से, नए स्ट्रक्चर के तहत इसको और भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अभी सर आपने एक बात कही कि पैशन स्टूडेंट्स में होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है किस तरह के स्किल्स या काबिलियत उनमें आपको लगता है होनी चाहिए इस फील्ड में कामयाब होने के लिए? एक्चुअली अगर देखें स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं आज, निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और स्टूडेंट्स का अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस लेवल पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहती है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है, इस फील्ड में आने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप लंबे समय तक इस फील्ड में काम करते हैं और फिर जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी होनी चाहिए वो एक लिमिटेशंस हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो उन लिमिटेशंस में जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, इस फील्ड में आप ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे फील्ड में है। तो सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर नहीं है। ये जब आपके अंदर नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए अगर लालसा नहीं है, अपने संस्कृति को समझने के लिए लालसा नहीं है, तब तक इस फील्ड में आप बहुत बेहतर करने का आपको सोचना बहुत मुश्किल है। जी, रिसर्च की भी बात करेंगे, उससे पहले जैसे अभी आपने बताया कि डिफरेंट फील्ड से लोग इसमें आ रहे हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, चैलेंजेस भी ज़रूर आते होंगे क्योंकि रिसर्च बेस्ड काम होता है इसमें। किस तरह के चैलेंजेस स्टूडेंट्स को या जो आर्कियोलॉजिस्ट फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए, उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहला, जैसे मिलिट्री है, ठीक वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट टेबल वर्क नहीं है। आप घर टेबल पे बैठ के राइटिंग करना, ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम नहीं है। हम फील्ड में जाते हैं, विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, डिस्कवरी करते हैं, कैंप में रहते हैं, जैसे मिलिट्री कैंप में उसी तरह का हमारा कैंप होता है, उस कैंप में हम लोग रहते हैं। वहाँ गर्मी सर्दी अलग अलग तरह के मौसम में काम करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस तरह की फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और साथ साथ विषयों का अध्ययन। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का काम बहुत बड़ा, बहुत चैलेंजिंग है। आप चर्चा कर रही थी कि कैसे आप डिस्कवरी करते हैं या आपने क्या डिस्कवर किया, कैसे। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जब हम धौलावीरा एक साइट है रण ऑफ कच्छ में, वहाँ 100 किलोमीटर तक कोई कुछ भी नहीं था। जब हम लोग काम कर रहे थे वहाँ एक्सकवेशन में, 4 महीने के कैंप वहाँ रण ऑफ कच्छ में, गर्मी धूप, और वहाँ कोई हैबिटेशन नहीं था, पीने का पानी अच्छा नहीं था, रोज़ वाइपर्स निकलते थे और कैंप में रह के काम करना वो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। कभी ना तो वहाँ कोई टीवी, फ़ोन कुछ भी उपलब्ध नहीं था, हम दुनिया से कटे हुए थे। आज भी जब हम एक्सकवेशन में या फॉरेस्ट एरिया में हम काम करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उन चैलेंजेस को लेके भी हम काम करते हैं। जी, यानी चैलेंजेस कम नहीं हैं, बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है आपको। रिसर्च के हवाले से जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। रिसर्च की अभी आपने बात की थी, रिसर्च में क्या कुछ हम नया देख सकते हैं अब अपने मुल्क की अगर हम बात करें इस फील्ड को लेकर,
और आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं रिसर्च को लेकर आने वाले वक्त में? आज के समय में खेती में या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अनेक पुरास्थल धीरे धीरे विनष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी सूचना संभव कई बार नहीं मिल पाती है। तो हमारा दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम गांव-गांव जाके उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, उन चीज़ों का अध्ययन करें और यथासंभव हो सके तो उसको प्रोटेक्ट करें कि फ्यूचर जनरेशन उस पर रिसर्च कर सके, उसको एक्सकवेशन कर सके। वैसे ही हाल फिलहाल में जैसे मैंने सनौली राखीगढ़ी एक पूरा स्थल है हिसार में, उसका एक्सकवेशन अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ही कर रहा है और वहाँ अनेक नए आयाम संस्कृति के निकल के आ रहे हैं। वैसे ही सनौली एक्सकवेशन में जो रिसर्च में और एक्सकवेशन में जो कुछ मिला वो न सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को चौंका दिया, क्योंकि पहला भारत का रथ जो 2000 BC में बना था, वो रथ के एविडेंस 3 रथ वहाँ हमें मिले, जो एक इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए, भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे इतिहास का एक परसेप्शन बदला कि रथ बाहर से नहीं आया था भारत में, या इसको आर्य या ऐसा कोई लेके नहीं आए थे, बल्कि ये हमारे यहाँ डेवलप हुआ और हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी शायद बाहर गई हो, ऐसा अनुमान। तो इस तरह के नए रिसर्चेज जो हो रहे हैं, राखीगढ़ी में अगर हम कहें तो डबल स्टोरी बिल्डिंग अगर 2500 BC के आसपास में जो एविडेंसेस मिल रहे हैं वो अपने आप में अनोखी है। जो ट्रेड कॉन्टेक्ट्स और मैरीटाइम ट्रेड, जहां मेसोपोटामिया तक हमारे ट्रेडर्स जाते थे 2000-3000 BC के मध्य में, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारा ट्रेड उस समय किस तरह होता था। तो ऐसे रिसर्चेज दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, स्कॉलर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। हमारे यहाँ से जो लोग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। तो इससे देश के इतिहास को, देश की संस्कृति को एक नया आयाम मिल रहा है, एक नई चीज़ें उभर के आ रही हैं और हमारी संस्कृति का जो मूल आधार था वो ज़्यादा दृढ़ता से विश्व के पटल पे आ रहा है। पहले हम समझते थे कि रामायण, महाभारत ये सारी कथाएं हैं, लेकिन आज हमारे उसके एविडेंसेस हमारे सामने आ रही हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे सामने आ रही हैं, जो न सिर्फ भारतीय वाङ्मय या जो लिखित इतिहास है उसको टेस्टिफाई कर रहा है। ये एक नई चीज़ें जो इन 4-5 वर्षों में उभर के आ रही हैं, वो भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय पुरातत्व के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लैंडमार्क है। ये यकीनन ये जो फील्ड है, आपने बहुत कुछ बताया इसके बारे में, बहुत बड़ा दायरा है, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, रिसर्च के लिए बहुत कुछ है किया जा रहा है, और जो नौजवान हैं जो आ रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए भी काफ़ी कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है इस फील्ड में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं। चलते चलते आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, जो नौजवान, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, आना चाहते हैं, उन लोगों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? ये आर्कियोलॉजी का फील्ड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी के पास भी अंदर से अगर ये झील हो कि अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी सिविलाइजेशन को और ब्रॉडली ह्यूमन पास्ट को समझने के लिए अगर आपके पास जिज्ञासा है, तभी आप आर्कियोलॉजी में आएँ। क्योंकि अगर दूसरे फील्ड में देखें, आप जितना काम यहाँ करते हैं उस हिसाब से मॉनिटरिंग अर्निंग के लिहाज से ये नहीं है कि हम इस पैसे कमाने के लिए अगर आप जाना है तो आपके पास बहुत सारे फील्ड खुले हुए हैं, लेकिन आपको चैलेंज लेने हैं, आपको अपने इतिहास को समझना है, अपने संस्कृति को समझना है और आप में एक पैशन है काम करने का, तभी आप इस फील्ड को चुनें और पुरातत्व के क्षेत्र में आएँ। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों को कि ये एक ऐसा फील्ड है कि इस फील्ड में हर पल चैलेंज है। जी,
बिल्कुल, चैलेंजेस बेशुमार हैं, पैशन बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमें ये तमाम जानकारियाँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजी की फील्ड को जानने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आप इस वक्त कहां-कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते करियर की एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।